हेलो बच्चों, नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं पोटेंशियल एनर्जी वाले सेगमेंट से रिलेटेड। तो मान लीजिए कुछ इस तरह का सिचुएशन आपको गिवन है कि लेट्स सपोज ये एक चार्ज Q1 है जो कि क्या है, फिक्स्ड है। आपको ऐसा गिवन है कि ये चार्ज पार्टिकल Q1 अपनी जगह पे फिक्स है और इससे लेट्स सपोज R1 दूरी पर क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल चार्ज Q2 एंड मास m रखा हुआ था ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस, बिल्कुल स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस का क्वेश्चन है, आप ऐसा समझिए। इस चार्ज पार्टिकल को क्या कर दिया जाता है, यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, इट इज रिलीज्ड। और जैसे ये रिलीज करेगा तो हम लोगों ने माना है कि जो चार्ज Q1 और Q2 हैं वो सेम नेचर के चार्ज हैं। तो जैसे हम इसे रिलीज करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा इस वाले डायरेक्शन में। तो आपसे पूछा ये गया है क्वेश्चन में कि जब चार्ज पार्टिकल जिसका कि चार्ज Q2 है वो Q1 से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है, R2 दूरी पर पहुंच जाता है, तो आपको उसका स्पीड फाइंड करना है। और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको फोर्स के टाइम पे भी करवाया था। अब मेरा आपको यहाँ ये क्वेश्चन करवाने का सिर्फ ये मतलब है कि ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन में हमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन से बचाता है। अब जैसा कि आप इसे एनालाइज कर पा रहे हैं, जो हमने फर्स्ट टाइम हमने इस क्वेश्चन को किया था वो कुछ इस तरीके से किया था कि हमने मान लिया था कि चार्ज पार्टिकल जिसका कि चार्ज Q2 और मास m किसी भी x दूरी पर पहुंच चुका था। कहां से, चार्ज Q1 से। तो x पे जाकर के हम लोगों ने क्या लिया था, स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट dx लिया था, और यहां जो फोर्स निकाला था, और फोर्स क्या था, इस पॉइंट से लेकर के ए पॉइंट मान लेते हैं इसका नाम, और इस पॉइंट का नाम क्या मान लेते हैं, बी पॉइंट मान लेते हैं। ए से बी के बीच में हर जगह जो फोर्स है क्वेश्चन में वो क्या है जी, वो एक वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि हर जगह का एक्स क्या हो रहा है, समय के साथ साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल चार्ज Q2 और मास m क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहां चार्ज पार्टिकल चार्ज Q2 और मास m है। तो वेरिएबल फोर्स के केस में भी जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो आपके क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से डील करता है आप समझ पाएंगे। जैसा कि यहां जो फोर्सेस हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और दूसरा आप बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर आप कंसीडर करना चाहें तो भी। अदरवाइज वैसे ग्रेविटी फ्री मान लीजिए आप स्पेस को, रीजन को। तो एज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर एप्लीकेबल हेयर, चार्ज Q1 और Q2 पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं सिर्फ वो एक्ट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे फोर्स होते हैं बाय नेचर, वो कंजर्वेटिव होते हैं। और जब किसी सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो तो हम लोगों ने सीखा था 11th क्लास में कि हम उस सिस्टम में क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। मतलब जितना इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम का उतना ही क्या भी होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। तो मतलब सिंपली मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको सिंपली क्या बोल रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करने को बोल रहा हूं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सिंपल आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है, इनिशियली क्या है, चार्ज पार्टिकल चार्ज Q2 और मास m क्या कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। Q1 अपनी पोजीशन से हिल नहीं रहा है। तो एट द टाइम ऑफ रिलीज जो इनिशियल स्पीड है चार्ज Q2 का वो कितना होगा जी, वो 0 होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया है सिस्टम का, वो 0 हो गया है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अभी अभी हम इससे पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीख चुके हैं, किसका, दो चार्ज पार्टिकल के सिस्टम का, कि अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 हैं वो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो हम लोग सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते थे, दैट इज K Q1 Q2 बाय R। तो हमें यह भी पता है कि अगर
R1 दूरी से सेपरेटेड है दो चार्ज पार्टिकल, तो हम उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे दैट इज k q1 q2 बाई कितना, सिंपली R1। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, क्योंकि सिर्फ चार्ज q2 ही मूव कर रहा है, q1 फिक्स्ड है क्वेश्चन में, तो इसका स्पीड लेट्स सपोज हमने इस इंस्टेंट पे क्या मान लिया, जब ये R2 दूरी पर पहुंच जाता है v स्पीड मान लिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल को वैसे ही लिख देंगे जैसे हम लोगों ने इनिशियल लिखा था, दैट इज k q1 q2 बाय सिंपली कितना, R2। तो यहां से जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ गया, देखिए वो वन लाइन सॉल्यूशन आ गया। और ये कब आ पाया, आप ये सोचिए कि ये आ कब पाया, जब आप किसके बारे में जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं। इससे पहले जब आपने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो उस समय आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया नहीं गया था। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाया गया था तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा था, एक्स पे जाके dx मूव किया था, फोर्स की वैल्यू आई थी k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर इनटू फिर वर्क लिखा था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज f dx, तो वहां से इंटीग्रेट किया था R1 से लेकर R2 तक। जो एक्सेलरेशन था वो यहाँ किसका फंक्शन था, x का, तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन को लिखा था v dv बाई dx एंड सो ऑन। अब आप यहाँ से ये देखिए कि हमें क्या लिखना है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिंपली कितना आ गया, दैट इज कितना k q1 q2 बाई कितना R1 माइनस कितना k q1 q2 बाई कितना R2। हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें v स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो 2 और 2 बाई m मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 k q1 q2 बाई कितना हो जाएगा, m आ जाएगा, यहाँ भी m R1 आ गया, माइनस कितना हो जाएगा, 2 इधर भी आ गया, तो 2k q1 q2 बाई कितना m R2 आ जाएगा जी। ठीक है, इसमें से बहुत कुछ कॉमन ही आ रहा है, तो कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो v का वैल्यू सिंपली कितना आ गया जी, सिंपली v का वैल्यू आ गया दैट इज 2k q1 q2 बाई कितना m R1 माइनस कितना 2k q1 q2 बाई कितना m R2। अब अगर आप इसमें से कॉमन लेना भी चाहें तो आप इस तरीके से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन जो आ गया आपका वो क्या क्या आ गया, दैट इज 2k q1 q2 बाई कितना आ गया, सिंपली m कॉमन आ गया, अंदर जो बच गया वो सिंपली कितना बच गया, 1 माइनस R1 बाई 1 बाई R1 माइनस कितना 1 बाई R2। तो ये क्या आ गया, आपके चार्ज पार्टिकल का स्पीड आ गया विदाउट एनी प्रॉब्लम, दैट इज इट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। लेट्स सपोज कि कोई भी चार्ज, लेट्स सपोज हमें Q1 दिया हुआ है और ये Q1 चार्ज अगेन आपको ऐसा बोला हुआ है कि क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है ये Q1 चार्ज। और अब क्या किया गया है, इससे इस Q1 चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर से एक चार्ज Q2 और मास कितना है इसका m, डिस्टेंस कितना है यहाँ टू बी नोटेड, इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट दूरी से v0 स्पीड के साथ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पे प्रोजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है जी, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया गया है और आपसे पूछा गया है, क्या पूछ लिया गया है मैं बताता हूं आपको। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि फाइंड आर मिनिमम, फाइंड आर वेयर चार्ज Q2 मास m स्टॉप, मतलब आप वो दूरी बताइए जहां पर चार्ज Q2 और मास m आकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुकना स्वाभाविक है, हमने ऐसा माना है कि Q1 और Q2 का जो नेचर है वो सेम नेचर है। तो किसी भी r दूरी पर आकर के क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल जिसका कि चार्ज कितना है Q2, मास कितना है m, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जिस पॉइंट पे वो रुकेगा उसका स्पीड क्या होगा जी, उसका स्पीड 0 हो जाएगा। लेट्स सपोज ये वो पॉइंट आ गया, ये वो पॉइंट मान लिया और ये वो दूरी r मान ली हमने जहां पर आकर के कि जिसका चार्ज कितना है Q2, मास m है, वो क्या हो जाएगा जी, वो स्टॉप हो जाएगा, इसका फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन को फिर से एनालाइज करिए, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एप्लीकेबल हैं,
तो अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एप्लीकेबल हैं जो कि कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में, तो हम लोग अगेन क्या लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। क्या बोलता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज हैज टू बी इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियली आपका चार्ज Q1 आपको क्या गिवन है? फिक्स्ड। Q2 क्या कर रहा है? V0 स्पीड से मूव कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना लिखा जाएगा जी? दैट इज हाफ m V0 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितना हो गया? वो सिस्टम का जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई R लिखा था, तो उस समय हम लोगों ने ऐसा माना था कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब दो चार्जेस अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस सेपरेटेड है एक दूसरे से, तो उनका जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है वो हम लोगों ने कितना लिखा था? जीरो लिखा था। तो इनिशियली दोनों चार्जेस कितना दूरी पर है एक दूसरे से? इनफाइनाइट। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितना हो गया? जीरो। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा? ये चार्ज पार्टिकल आकर के यहाँ रुक रहा है, तो ये पहले से फिक्स्ड है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो क्या हो जाएगा जी? जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा? Q1 Q2 कितना सेपरेटेड रह जाएंगे एक दूसरे से? R सेपरेटेड। तो कितना लिखा जाएगा? दैट इज K Q1 Q2 बाय सिंपली कितना? R लिख दिया जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहां से जो R का वैल्यू आ गया वो सिंपली हम लोग उसको क्या लिख देंगे? दैट इज K Q1 Q2 बाई कितना? हाफ m कितना? V0 स्क्वायर। ये सिंपली हमारा क्या आ गया जी? R का मिनिमम वैल्यू आ गया। R मिनिमम बोल सकते हैं आप इसको। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ R है, जहां पर आकर के क्या हो जाएगा जी? चार्ज पार्टिकल जिसका कि चार्ज Q2 और मास m है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। एक और चीज बता दूं मैं आपको एडिशनल, जो कि मॉडर्न फिजिक्स के टाइम पे आपको पढ़ाई जाएगी बाद में। मॉडर्न फिजिक्स के टाइम पे आपको पढ़ाई जाएगी बाद में, बट फिर भी थोड़ा सा सुने। आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या होता था कि आप क्या करते थे? अल्फा पार्टिकल्स को क्या करते थे? इंसिडेंट करते थे किसके ऊपर? गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर या गोल्ड के एटम के ऊपर। तो आप ये क्वेश्चन को वही क्वेश्चन समझ सकते हैं कि आप Q1 चार्ज को क्या मान लीजिए जो कि फिक्स्ड है, वो क्या हो गया है? वो गोल्ड फॉइल हो गई है, जो आप गोल्ड का फॉइल लेते थे। और जो चार्ज Q2 है वो आपके लिए यहाँ किसका काम कर रहा है? अल्फा पार्टिकल का काम कर रहा है, जिसको कि आप क्या कर रहे हैं? गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन वहां से बनाए जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स से, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से, जो कि अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल से रिलेटेड था। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस वहां बनाए जाते हैं। वहां भी आपको आर मिनिमम निकालना सिखाया जाएगा। तो ऐसा बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा आपको कि आर मिनिमम कितना होगा कितना नहीं होगा। आप सिंपली यहां से चेक कर सकते हैं कि आर मिनिमम क्या होगा? दैट इज के Q1 Q2 बाई कितना? हाफ mv स्क्वायर। इसको उस समय किताबों में ऐसे भी लिखा होगा, दैट इज आर मिनिमम इज इक्वल्स टू कितना? के Q1 Q2 बाई कितना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका? अल्फा पार्टिकल। ऐसा भी लिखा होता है किताबों में, आप चेक करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल दिया भाई? आर मिनिमम निकाल दिया। नेक्स्ट बेटा एक और क्वेश्चन है, ये इस तरीके से गिवन है आपको कि यहाँ जो चार्ज Q1 मास m है वो फ्री है मूव करने के लिए, इट इज नॉट फिक्स्ड इन दिस केस। और इसके ऊपर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस एक चार्ज पार्टिकल जिसका कि चार्ज कितना है? Q2 मास कितना है? m को इनफाइनाइट डिस्टेंस से V0 स्पीड के साथ क्या कर दिया जाता है? प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। बट क्वेश्चन में इस बार आपसे क्या पूछा है? अगेन आपसे पूछा है कि फाइंड आर मिनिमम इन दिस क्वेश्चन। फाइंड आर मिनिमम आपसे सिंपल ये पूछा है, कुछ और दिया ही नहीं है आपको इस क्वेश्चन में। सिंपल ये पूछा है कि फाइंड आर मिनिमम। अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये आर मिनिमम सिर्फ और सिर्फ तभी होगा क्वेश्चन में व्हेन टू चार्जेस मूव या मूव्स विद सेम स्पीड। जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया गया आपको, दैट इज बेसिकली द टाइप ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम।
spring block system which you have studied in the concept of center of mass। में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं जहां पे आपको मिनिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन, जो कंप्रेशन और इलोंगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे, मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा जाता था आपसे, इलोंगेशन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम, सेपरेट कंप्रेशन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम या मिनिमम कंप्रेशन के जो सवाल थे, वही इलोंगेशन मैक्सिमम या मिनिमम के जो सवाल थे वो आप इसी तरीके से करते थे। मतलब ये क्वेश्चन सेम डिट्टो कॉपी कह सकते हैं आप कि उस सिस्टम का है। वो क्यों है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। आप सबसे पहले बस यही चीज समझे यहाँ कि ये क्वेश्चन किसके जैसा है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो सेंटर ऑफ मास में आपको पढ़ाया था, जहां दोनों स्प्रिंग चल रहे, दोनों ब्लॉक्स चल रहे होते थे एक स्प्रिंग से अटैच्ड। तो कभी स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता था, कभी स्प्रिंग इलोंगेट हो जाता था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं। और ये काम कब होता था, ये काम तब अचीव होता था जब दोनों के दोनों ब्लॉक्स का जो स्पीड होता था वो एक कॉमन स्पीड होता था। कॉमन मतलब सेम स्पीड होता था। तो इसलिए मैंने आपको यहां लिख दिया कि इस क्वेश्चन में आर मिनिमम तब अचीव होगा जब दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, सेम स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। क्योंकि यहां आपको इस सिचुएशन में गिवन है कि जो चार्ज Q1 है वो भी क्या है, फ्री टू मूव है। ये पिछला क्वेश्चन नहीं है कि जहां चार्ज Q1 क्या है, फिक्स्ड है। यहां चार्ज Q1 फिक्स्ड नहीं है भाई, आप इस बात को समझें। अब आप इसके मोशन को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इनके मोशन को एनालाइज करते हैं कि क्या क्या घटनाएं घट रही हैं क्वेश्चन में। तो घटनाओं पे बात करते हैं। हमने ऐसा मान लिया है कि दोनों जो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो चार्ज हैं आपके, लेट्स सपोज वो दोनों क्या हैं, सेम नेचर के चार्ज हैं। और अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही चार्ज Q2 इस तरफ को जरा सा, इंफिनिटी से जरा सा इधर को चलना शुरू करेगा चार्ज Q1 के डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कुछ इस तरीके से लगेंगे कि जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा वो Q1 के ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब Q1 की जो इनिशियल स्पीड आएगी वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी। मतलब Q1 का डिफाइंड है कि वो इसी तरफ लेफ्ट साइड को ही मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि इस पे फोर्स लगी लेफ्ट साइड को रहा है। और इस चार्ज पार्टिकल को एक और चीज नोट करें, इस चार्ज पार्टिकल को सिर्फ और सिर्फ फोर्स ही एक ऐसा ड्राइविंग एजेंट है जो चला सकता है इसको, और कोई चीज इसको चला ही नहीं सकती। दूसरी चीज, जैसे ही ये चार्ज Q2 जरा सा किसकी तरफ को चलने लगेगा, चार्ज Q1 की तरफ को चलने लगेगा, तो आप समझ सकते हैं, मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, कि जो ये चार्ज Q2 है इसके ऊपर जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर है, उसकी डायरेक्शन ये रही F इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे। बट फिर भी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये इधर को किससे चलना शुरू कर दे रहा है, V0 रफ्तार से इनिशियली इसको क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। तो कहने का मतलब जो इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड को जो स्पीड है, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल चार्ज Q2 एंड मास m, स्पीड क्या कर रही है, वो डिक्रीज हो रही है। वो स्पीड डिक्रीज क्यों हो रही है, अब आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसके ऊपर फोर्स जो है वो राइट में लग रहा है और इसकी इनिशियल स्पीड किस डायरेक्शन में गिवन है आपकी, वो लेफ्ट साइड में गिवन है आपको। तो आप समझ सकते हैं कि इसका स्पीड बढ़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट जो हैपनिंग होगी वो क्या होगी, जो चार्ज पार्टिकल चार्ज Q2 है उसका स्पीड घटेगा और जो चार्ज पार्टिकल Q1 है उसका जो स्पीड है वो क्या करेगा जी, वो बढ़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया है। फिर एक ऐसा सिचुएशन आएगा, आप समझिए इस चीज को, कि एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये चार्ज पार्टिकल चार्ज Q1 मास m, ये चार्ज पार्टिकल चार्ज Q2 मास m, इन दोनों के बीच में क्या है, लेट्स सपोज r दूरी पर ये एक दूसरे से आ गए हैं, ठीक है जी, r दूरी पर ये एक दूसरे के आ चुके हैं और इस इंस्टेंट पे इनका जो स्पीड है वो क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। सेम होने का मतलब लेट्स सपोज कि हम ऐसा मान लेते हैं कि इस वाले चार्ज पार्टिकल का स्पीड क्या हो गया है, v हो गया है, और इस वाले चार्ज पार्टिकल का स्पीड भी क्या हो गया है, v हो गया है इस डायरेक्शन में, ठीक है जी। अब जब ये कॉमन स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में जो सेपरेशन है वो r इस समय क्या है जी, वो मिनिमम है। और क्यों है वो मिनिमम, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। इसके जस्ट बाद एक ये सिचुएशन आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है जी। इसके जस्ट बाद क्या होगा, आप ये चीज समझिए कि इसके जस्ट बाद क्या होगा,
जो चार्ज Q1 है उसका स्पीड क्या होगा और जो चार्ज Q2 है उसका स्पीड क्या होगा। अब आप ये चीज समझिए, मैंने आपको क्या बोला फर्स्ट हैपनिंग में कि जो चार्ज Q2 है उसका स्पीड क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा, और चार्ज Q1 का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि ये इसका इनिशियल स्पीड तो कितना था जी, 0 था, क्योंकि ये तो मूव कर ही नहीं रहा था इनिशियली टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे, जब चार्ज Q2 को यहां प्रोजेक्ट किया गया, रिलीज करा गया, रिलीज नहीं सॉरी प्रोजेक्ट किया गया है, क्योंकि इनिशियल स्पीड गिवन है आपको v0, तो रिलीज नहीं बोल सकते आप। तो इसका स्पीड समय के साथ साथ बढ़ा, इसका स्पीड घटा, इसका स्पीड v0 से घट करके हम लोगों ने क्या मान लिया कि कितना हो गया है v, और इसका स्पीड 0 से बढ़ करके हम लोगों ने क्या मान लिया है, v मान लिया है। ये वो सिचुएशन है जब r क्या है आपका, मिनिमम है। इसके बाद की जो सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि v1 का जो स्पीड है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, v1 का जो स्पीड है वो क्या करेगा, वो बढ़ेगा, और जो v2 का स्पीड है वो क्या होगा जी, वो घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेन किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका स्पीड घट रहा है और इसका स्पीड बढ़ रहा है। तो आप समझिए कि एक का स्पीड घट रहा है, इसका स्पीड घट रहा है और इसका स्पीड बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा वो क्या होता जाएगा, इसके बाद और बढ़ता जाएगा। मतलब जो सेपरेशन अगर आपको मिनिमम निकालना है तो वो सिर्फ और सिर्फ कब होगा, वो इस सिचुएशन के बाद, फर्स्ट वाली सिचुएशन के बाद, कि इसका स्पीड बढ़ेगा और इसका स्पीड v0 से घट के कितना हो जाएगा, v। तो आपका सेपरेशन जो है वो क्या आएगा जी, वो मिनिमम आएगा। अब आप इस चीज को समझें, आप आराम से फोर्सेस का डायग्राम बना करके एनालाइज कर सकते हैं। तो द क्वेश्चन इज अगेन सिमिलर टू व्हाट, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग क्या एनालाइज करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एप्लीकेबल है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने के लिए अपने पास क्या है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इज इनिशियल इज हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इनिशियली कौन सा चार्ज सिर्फ चल रहा है, Q2 चार्ज सिर्फ चल रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया सिस्टम का, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सिंपली लिखा जाएगा हाफ m v0 स्क्वायर। इनिशियली दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कितना सेपरेटेड है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा। इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया सिस्टम का, 0 इनिशियल। फाइनली दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक कॉमन रफ्तार v से चल रहे हैं। तो पहले वाले की चार्ज Q1 की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको लिखा जाएगा हाफ mv स्क्वायर, दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी को भी क्या लिखा जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, तो कितना हो गया सिंपली, तो मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, अगेन चार्ज Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो सिंपली हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, दैट इज k Q1 Q2 बाई कितना, r लिख देंगे। तो यहां 2 से क्या हो चुका है, 2 कैंसिल हो चुका है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को v निकालना है। तो ये कितना आ गया, अब आप एक चीज नोट करिए, लेट्स सपोज दिस इज माय क्या, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक चीज नोट करिए, द क्वेश्चन इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। वो किस सेगमेंट में नहीं है, आप सुनिए इस बात को, आपको आराम से समझ में आएगा। अब आप देखिए, आपके पास इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 2 है। वेरिएबल 2 कौन कौन है, v0 आपको गिवन है, v0 स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और आपको निकालना क्या है, v निकालना है, और आपको क्या निकालना है, r निकालना है। अब आपको v तो गिवन ही नहीं है, v तो आपने मानना है कि उस फलाने मतलब इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दोनों का स्पीड क्या हो गया, सेम हो गया है। तो v और r आपके लिए 2 वेरिएबल है, यहाँ सिर्फ आपको क्या गिवन है, v0 गिवन है। तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल तो आप नहीं निकाल सकते, मतलब अपने को दूसरा एक और इक्वेशन चाहिए। अब एक और अगर इक्वेशन चाहिए इस क्वेश्चन में, तो वो इक्वेशन कहां से आएगा, अब आप ये सोचिए, सबसे पहले आराम से सोचिए, आपके पास टाइम ही टाइम है, आराम से सोचिए अब इस चीज को। आप एक चीज नोट करिए, मैं आपको समझाता हूं। मैं यहां आपको ये समझाने वाला हूं कि मुझे यहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है। वो कैसे लगाना है और कब कब आप लगा सकते हैं, ये 11th में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा है, पर फिर से आप एक बार फिर से सुनिए कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है। अब आप देखिए, यहां जो सिस्टम का ये वाला पार्टिकल है, ये भी मूव कर रहा है
और जो दूसरे वाला पार्टिकल है ये भी फ्री है क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, और एट लास्ट हमने इसको मान भी लिया कि ये भी v स्पीड के साथ और ये भी v स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है जी। तो आप इसमें क्या लिखिए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिखिए। इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम सिंपल आपको समझ आ रहा होगा, दैट इज mv0, क्योंकि वो वाला चार्ज तो मूव कर ही नहीं रहा है। फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम ये है कि दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कॉमन v रफ्तार से चल रहे हैं, तो 2m इंटू क्या हो गया, v हो गया। ये फाइनल मोमेंटम हो गया जी सिस्टम का। एंड दिस फाइनल मोमेंटम हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्यों, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अब आप देखिए कि फोर्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या नहीं हो रहा है, एक्ट नहीं हो रहा है। यस, इंटरनल फोर्सेस आर देयर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और वो वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं पेयर में। आप समझिए इस चीज को, मतलब इंटरनल फोर्सेस मान लीजिए इनको, दूसरी भाषा में कहना चाहें तो आप, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर मूवेबल। दोनों के दोनों पार्टिकल सिस्टम के जो हैं इस केस में वो क्या है, मूवेबल है। तो आप आराम से क्या लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, दैट एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था जी, दैट इज mv0, और ये कितना हो गया, दैट इज 2mv। तो m से m कैंसिल हो गया। अपने को क्या चाहिए था, अपने को v चाहिए था, तो v इज इक्वल्स टू सिंपली कितना आ गया अपने पास, v0/2। ये मेरा क्या हो गया जी, सेकंड इक्वेशन हो गया। और अब आप इस सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर मिनिमम फ्रॉम हेयर। समझें आप इस चीज को। यही सेम चीज अगर आपको पिछले क्वेश्चन में लगानी होती, जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाता हूं। यहां चार्ज Q1 जो था वो क्या था जी, वो फिक्स्ड था, और यहां इधर से चार्ज Q2 मास m को आपको क्या बोला गया था कि इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के बाद v0 स्पीड से क्या करा गया था, प्रोजेक्ट करा गया था। आपसे ये सवाल मैं अगर यहां पूछूं कि क्या आप यहां मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, समझ में आना चाहिए आपको, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या आप यहां लगा सकते हैं? तो मोमेंटम कंजर्वेशन इज सिंपली नॉट एप्लीकेबल टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जो आपका इनिशियल लीनियर मोमेंटम है वो कितना है, वो है जी कितना, mv0, और जो फाइनल लीनियर मोमेंटम था इस क्वेश्चन में वो कितना था, दैट इज mv, विच इज नॉट इक्वल, बिकॉज कारण क्या है उसका, कारण ये है सिस्टम का कि जो Q1 चार्ज है वो क्या है जी, फिक्स है, और Q2 चार्ज अकेला ही अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पहले उसका स्पीड कितना लिखा आपने, v0, फाइनली उसका स्पीड कितना भी हो गया, v हो गया। यही m मल्टीप्लायर यहां है, यही m मल्टीप्लायर यहां है, तो ये दोनों चीजें तो क्या नहीं हो सकती, एक दूसरे के बराबर तो नहीं हो सकती है कभी भी। आप समझ करके देखिए इसको यहां। तो आपको इन दोनों सिचुएशन से ये समझ में आना चाहिए कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो सिर्फ और सिर्फ उन वाली सिचुएशंस में ही एप्लीकेबल होता है जहां आपके सिस्टम के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो, मूवेबल हो। अगर आपके सिस्टम के सारे पार्टिकल्स मूवेबल हो, लाइक दिस क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको ये लिया है, जैसे यहां Q2 भी मूव कर रहा है, Q1 भी मूव कर रहा है, तो आपने सिंपली इस क्वेश्चन में क्या लगा दिया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया। और इधर देखिए दूसरी सिचुएशन में, यहां सिस्टम के दोनों पार्टिकल्स क्या नहीं है, मूवेबल नहीं है, चार्ज Q1 इज गिवन फिक्स्ड टू यू, तो आप यहां इस क्वेश्चन में क्या नहीं लगा सकते, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते। यही मैंने आपको 11th में सिखाया था। मोमेंटम कंजर्वेशन ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी लगा दे रहे हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन का कुछ क्राइटेरिया है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर यहां जो है एक्सटर्नल फोर्सेस तो यहां भी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, मानता हूं मैं आपकी ये बात, बट आप सिचुएशन देखिए, यही m का m v0 का मल्टीप्लायर है, यही m v का भी मल्टीप्लायर है, और v0 एंड v आर नॉट सेम। तो आप मोमेंटम कैसे कंजर्व कर सकते हैं जब तक कि ये चार्ज पार्टिकल क्या नहीं कर रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है। जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करने लगेगा तो इनका जो कॉम्प्रोमाइजिंग इफेक्ट है वो इस वाले चार्ज से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इस वाले चार्ज की फॉर्म में वो निकल करके बाहर आएगा, और तब आप क्या लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अब आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। v का वैल्यू कितना रखना है आपको, v0/2
2 रखना है, मैं रख भी देता हूं आपके लिए, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कर लेते हैं इसको। तो इक्वेशन को क्या लिखा जाएगा, दैट इज कितना, हाफ एम वी नॉट स्केयर इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ कैंसिल हो चुका है यहां से, दैट इज हाफ एम, v का वैल्यू कितना है जी, v नॉट बाई 2, तो ये कितना हो गया, दैट इज v नॉट स्केयर बाई कितना 4 प्लस कितना हो गया जी, दैट इज k q1 q2 बाई कितना r। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को उधर ले जाइए, सिंपली r यहां से निकल करके आपका आ जाएगा, दैट इज कितना 1/2 m v नॉट स्केयर माइनस 1/4 m v नॉट स्केयर, ठीक है जी, इज हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, k q1 q2 बाई कितना r। तो यहां से क्या कॉमन आ गया है, यहां से क्या आ गया जी, 1/2 m v नॉट स्केयर कॉमन आ गया है, और यहां अंदर क्या रह गया है, दैट इज 1 माइनस कितना 1/2, तो 2 माइनस 1, ये कितना हो गया 2 माइनस 1, 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1/4 m v नॉट स्केयर लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, k q1 q2 बाई कितना r। तो r का वैल्यू आपके पास सिंपली कितना आ गया जी, दैट इज k q1 q2 बाई कितना 1/4 m v नॉट स्केयर, ये आपका वैल्यू आ गया जी, दैट इज m v नॉट स्केयर, ये आपका r मिनिमम आ गया। मेरे ख्याल से आपको सवाल समझ में आना चाहिए, दैट्स इट।